अध्याय 11 अपना अपना भाग्य कहानी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक लोगों के मन में दया भाव के मूल महत्व को जागरूक करना चाहता है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधकार से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ताल में किश्तियां अपने सफेद बाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा घोड़ा आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका क्या ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे पर उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने खींचकर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में देखा कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने
जैसी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से ही पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी 2 शाल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है। उठा लाए कहाँ से? लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो तू कुछ हो नहीं सकता। कल मिलना। वह होटल टी पव जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ। कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सुकड़ते हुए मित्र ने कहा,
भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपने नैनीताल शहर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। शब्दार्थ: निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के, अरुण, लाल या सिंदूरी रंग का, चंपत हो जाना, भाग जाना, आशा, उम्मीद, संध्या, साय का समय, अविरत, निरंतर, दोशाला, बड़ी लंबी शाल, फिलॉसफी, दर्शन की बातें। लेखक परिचय: जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ था। उन्हें बचपन में आनंदी लाल नाम से पुकारा जाता था। मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नवीन आयाम देने वालों में जैनेंद्र कुमार का नाम प्रमुख है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी फांसी, वातायन, एक रात नलीम, देश की राजकन्या, त्यागपत्र, परख, जड़ की बात, मंथन तथा सोच विचार आदि। 24 दिसंबर 1988 में इनका निधन हो गया।